नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा है आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। और अब बारी है अंग्रेजी की और उसके बाद फिजिक्स की। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो सीबीएसई ने सेकेंड टाइम पर एडिशनल क्वेश्चंस डाले थे हम उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। सो उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। और इस वीडियो के रेफरेंस में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। और इसकी बात हमने की थी लास्ट वीडियोस में। तो इसके अलावा और जो जो भी आपको लास्ट टाइम देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स का पेपर जो आपका 20 तारीख को है उसके लिए, तो वो सब मैं इसके रेफरेंस में, इसके डिस्क्रिप्शन में उनका रेफरेंस डाल दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस। तो एडिशनल क्वेश्चंस में वही पूरा एक पेपर इन्होंने दे दिया था। सैंपल पेपर एक था और ये दूसरा सैंपल पेपर 2 मान सकते हैं हम इसको। तो सेक्शन वही 3 सेक्शन है, 12 सवाल है। पहला सवाल ए पार्ट, एन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स टू ए प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाते हैं हमें क्लिक होता जाता है कि एन टाइप है, इसका मतलब दिमाग में अपने आप आता है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होनी चाहिए। अब जवाब कैसे लिखना है और पढ़ने का तरीका भी क्या होना चाहिए, आपको सवाल यहां पूछा गया हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये की पॉइंट है जो इसका जवाब रहेगा। आपको पता है कि वैलेंसी क्या होगी, पेंटावेलेंट की 5 होगी। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे। विल द इम्प्योरिटी एटम्स हैव इन देयर आउटर शेल, उनके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर पूछा व्हाट विल बी द नेट चार्ज बी ऑन द सेमीकंडक्टर मटेरियल आफ्टर एडिंग द इम्प्योरिटी एटम्स। तो कितना नेट चार्ज रहेगा। तो हम जानते हैं कि अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एल्यूमिनियम मिलाएं या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एंटीमनी मिलाएं, दोनों ही सिचुएशन में अगर होल्स या इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं तो उसके बाद वो जो पीछे बच रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव आयन, उसकी वजह से नेट चार्ज 0 रहता है। तो इसका जवाब जो हम इस तरह से लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि इस बार आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखना है की पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए। तो आप यहाँ देख रहे हैं येलो कलर में जो है, इनको आपको वहां अंडरलाइन करना है सेम पेन से। We know that an n-type semiconductor material is produced by adding pentavalent impurity atoms to a pure semiconductor. ये justification है। So impurity atoms will have 5 electrons. तो 5 electrons इसका to the point answer है as valence electrons in their outer shell। पर आंसर लिखने का तरीका आप देख रहे हैं descriptive है। The net charge on the semiconductor material after adding the impurity atoms will remain 0। यहाँ प्रॉपर गैप है, यानी क्वेश्चन में जब दो पार्ट हैं हाउ मेनी व्हाट विल, तो हमारे आंसर में भी दो पार्ट हैं। तो आपके लिखने का तरीका एग्जैक्टली यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बी पार्ट, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। इन डिवाइसेस का पर्पस क्या है। पूरा सवाल 2 नंबर का, ए पार्ट हम कर चुके हैं, ये बी पार्ट। बी पार्ट में भी फिर से दो पार्ट हैं जैसा आप देख रहे हैं। फर्स्ट, ए फोटो डायोड इन रिवर्स बायस, आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। एंड एलईडी इन फॉरवर्ड बायस, आपको बताना है कि एलईडी को फॉरवर्ड बायस में ही क्यों लगाते हैं और फोटो डायोड को रिवर्स बायस में ही क्यों लगाते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी को देखा है तो वहां पर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक सॉल्ड एग्जांपल है फोटो डायोड को लेकर। तो वही आपका आंसर भी है। द पर्पस ऑफ, हम इस तरह से लिख सकते हैं एग्जाम में, फोटो डायोड इन रिवर्स बायस इज ए फोटो डायोड इज मोर सेंसिटिव फॉर चेंजेस इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। क्योंकि अगर फॉरवर्ड बायस में हम उसे जोड़ते हैं तो करंट फ्लो होगा मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और अगर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है और लाइट हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो उनकी संख्या में जो परिवर्तन आता है, मान लो 50 चार्ज कैरियर्स बढ़ गए पहले 1000 से, तो अभी जो परसेंटेज चेंज हुआ वो हुआ 5% खाली। पर अगर हमने रिवर्स बायस में लगाया है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हो रही है, और मान लो वो माइनॉरिटी कैरियर्स 50 थे संख्या में और लाइट डालने पर 50 और आ गए, क्योंकि लाइट डालेंगे तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पीछे 50 होल्स भी बचेंगे। तो 50 थे अब हो गए 100,
तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि करंट में इंक्रीमेंट 100% का हो जाएगा, 100%। तो यही कारण है कि फोटो डायोड ज्यादा सेंसिटिव होता है लाइट इंटेंसिटी में चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए जब हम उसे रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। तो इसीलिए रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। एलईडी को फॉरवर्ड बायस में क्यों जोड़ते हैं, आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एलईडी को हम फॉरवर्ड बायस में इसलिए जोड़ रहे हैं ड्यू टू दिस फॉरवर्ड बायस, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं उस बैटरी से या सेल से, फॉरवर्ड बायस से, वोल्टेज से, और वो एक्साइटेड होकर वैलेंस बैंड तक, वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और उसके बाद वापस जब लौटते हैं होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन उनका होता है। तो इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो लिबरेट हो जाती है। अगर वो विजिबल रेंज में है तो हम देख पाते हैं। विजिबल रेंज में होने की शर्त यही है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच अगर ये एनर्जी है तो आप इससे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं वो जो 400 से 700 नैनोमीटर, डेटा शायद आपको याद भी होगा। तो 400 corresponds to violet and 700 corresponds to red end of the spectrum। तो ये डेटा उसी के corresponding है नीचे। ये काम का है, अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है कि क्वेश्चन जो आने वाला है आपके एग्जाम में जरूरी नहीं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, इसके आसपास की बात आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, इलेक्ट्रॉन है जिसका मास आप देख पा रहे हैं m है, फोटोन है, एनर्जी सेम है। तो यहां हमें पता चल गया एनर्जी सेम, ई सेम। और आपसे पूछा क्या है, रेशियो पूछा है किसका, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, यानी ऊपर क्या आएगा, लैम्डा ई आएगा। यहीं पर आपको ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए वर्क करते वक्त। टू द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, नीचे आएगा लैम्डा पी। कई बच्चे जल्दबाजी में इसको ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं बच्चों, ये प्रोटॉन नहीं है, ये है फोटोन, ये ध्यान रखना। और फोटोन मासलेस पार्टिकल है जबकि प्रोटॉन मास वाला पार्टिकल है। तो कैसे कैलकुलेशन होंगे वो देखिए, हम लिखेंगे लैंग्वेज में, वी नो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज, तो वो इतनी है, या सब्सक्रिप्ट ई लगा दिया हमने इलेक्ट्रॉन के लिए। और मोमेंटम हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का, ये मोमेंटम है नीचे, ये होगा अंडर रूट ऑफ 2me इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हमने एक्सप्रेस किया। तो लैम्डा ई को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन यूजिंग फॉर्मूला, फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है तो मोमेंटम की बात ना करके हम बोलते हैं E इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा विशेष। तो यहां से लैम्डा पी, इस लैम्डा को मैं ऊपर इधर ले गया, तो लैम्डा पी मुझे मिलता है एस सी अपॉन ई, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा। अब अगर मैं रेशियो लेता हूं तो हमें क्या मिलने वाला है, वी गेट, हमें मिलता है बच्चों लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी। कुछ चीजें कट गई, जैसे यहाँ रूट में है ई नीचे और ऊपर, अंडर रूट में नहीं है तो रूट में आ गया, 1/c बाहर आ गया। सो इसको आप एग्जाम में ब्लॉक में बंद करके आएंगे, जो भी फाइनल आंसर आ रहा है। अब कॉपी कैसे चेक होगी, एग्जामिनर ने इसको देखा, अगर ब्लॉक में बंद किया हुआ हाईलाइटेड है इस पे टिक लगाएगा एग्जामिनर। फॉर्मूला देखा आपका, फॉर्मूला सही है, इस पे टिक लगाएगा, इस पे टिक लगाएगा। बाकी आपने क्या किया, यहाँ पर अगर कुछ गलत भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये हाईलाइटेड है, अदरवाइज फिर एग्जामिनर स्टेप्स को चेक करेगा। तो ये हुआ ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 नंबर के लिए। बचा हुआ 1 नंबर बी पार्ट, वाई, आपसे पूछा है क्यों। डू मैक्रोस्कोपिक, आपको क्लियर होना चाहिए माइक्रो या मैक्रो, तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज, whereas इन द सब एटॉमिक डोमेन, जैसे आप चले गए किस लेवल पर, सब एटॉमिक, यानी न्यूक्लियस के लेवल पर भी चले गए आप, द वेव लाइक करेक्टर इज सिग्निफिकेंट। हम चाहे बात करें इलेक्ट्रॉन की, चाहे हम बात करें प्रोटॉन की, या हम बात करें न्यूट्रॉन की, इन सबके साथ हम एक एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से। तो ये आपसे पूछा है क्यों, ऐसा क्यों।
तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे? डिस्क्रिप्टिव जाना होगा आपको। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड मूविंग मटेरियल पार्टिकल इतनी होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। और जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, वो बहुत ही मैसिव हैं। किसके कंपैरिजन में? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे कि हम बात करें, फुटबॉल की बात करें, ये मैसिव है। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। तो फुटबॉल का मास है 700 ग्राम। पता होना चाहिए जो लोग फुटबॉल खेलते हैं आप में से उनको। तो अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे 700 ग्राम के लिए, तो ये बहुत ही छोटी आएगी। आप देख रहे हैं यहाँ क्वांटिटी एम अगर बड़ा है तो लैम्डा बहुत छोटा होगा, क्योंकि एच की वैल्यू में ऑलरेडी -34 है जूल सेकंड में 10 की पावर में। सो ये हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। वेरी स्मॉल टू बी ऑब्जर्वेबल, ऐसे हमने लिखा। वेरस अब इसमें की वर्ड्स क्या है उनको हमें अंडरलाइन करना है। मींस इन केस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ड्यू टू देयर स्मॉल मास, यही कारण है उनका मास बहुत कम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और इसी की वजह से वो वेवलेंथ सिग्निफिकेंट हो जाती है और ऑब्जर्वेबल होती है, हम उसे देख पाते हैं। तो ये हुए पहले दो सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 में और पार्ट है हमारे पास। तो और पार्ट पे अगर हम जाते हैं, एक टेबल आपको दी है, लिस्ट डिफरेंट ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। ये ट्रांजिशंस हमको दिखाए हुए हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ये नीचे आया 4 to 2, I यानी इनिशियल, F यानी फाइनल। यह आया 3 to 1, ये 2 to 3 यानी ये जा रहा है ऊपर, जबकि ये बाकी तीनों आ रहे हैं नीचे। अब अगर आपकी मेमोरी में वो डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम, तो आप तुरंत से उसके जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछा ट्रांजिशन दैट गिव्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तब मिलता है जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और एमिशन स्पेक्ट्रम तब मिलता है जब एनर्जी एमिट होती है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तभी मिलेगा जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब होने के लिए क्या होना चाहिए? हम देख रहे हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएगा हायर, लोअर टू हायर जाएगा या हायर टू लोअर जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो Ni ये 2 से 3 में जा रहा है, लोअर टू हायर जा रहा है। 4 से 2 ऊपर से नीचे आ रहा है, और 4 से 3 ऊपर से नीचे। सिर्फ एक यही ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन नंबर 3, जिसमें वो नीचे से ऊपर जा रहा है। और बी पार्ट, द ट्रांजिशन दैट गिव्स लाइमन, हमें बताना है लाइमन सीरीज, बामर बताना है, और ब्रैकेट सीरीज बताना है। यानी पास्चन बीच में छूट गया है। तो इसके आंसर्स पे गौर करें। ए पार्ट का आंसर अगर हम बताते हैं तो ये है ट्रांजिशन 3 to 1, जो मैं आपको बता चुका हूं। टू गेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल। ओनली ट्रांजिशन 3 मैच विद द कंडीशन। बी पार्ट की बात करें तो ट्रांजिशन जो सेकेंड वाला है 3 to 1, क्योंकि लाइमन सीरीज के लिए जरूरी होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 1 में आए। बामर सीरीज के लिए जरूरी होता है 2 में आए। ब्रैकेट सीरीज के लिए जरूरी होता है 4 में आए, और ऐसा यहाँ पर है नहीं। नो, तो हम जवाब लिखेंगे और अंडरलाइन भी करके आएंगे इसको। नो ट्रांजिशन इज देयर कोरिस्पॉन्डिंग टू ब्रैकेट स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपसे डेफिनेशन पूछी गई है। डिफाइन बैरियर पोटेंशियल को डिफाइन करना है। सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन के अक्रॉस बैरियर पोटेंशियल। तो पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिर आपसे पूछा व्हाट इज द इम्पैक्ट, ये इसको एक लाइन या दो लाइन के गैप के बाद लिखेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष। तो आपसे पूछा है कि इम्पैक्ट क्या आएगा बैरियर पोटेंशियल पर अगर पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़े। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, पार्ट ए का, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड, कहां डेवलप हो जाता है? नियर द जंक्शन। क्यों हो जाता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इमोबाइल आयंस which obstructs further diffusion, आगे और डिफ्यूजन नहीं होने देगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का। उसी को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। एग्जांपल की हम बात करें तो सिलिकॉन के लिए 0.6 से 0.7 वोल्ट के बीच होता है, जर्मेनियम के लिए 0.2 से 0.3 वोल्ट के बीच होता है। आप ऐसा लिख सकते हैं एग्जांपल। ये आपके आंसर में वजन डालेगा और आपको ज्यादा मार्क्स दिलाने में हेल्पफुल रहेगा। कहीं आपने अगर कुछ कम डिटेल पे लिखी है तो एग्जामिनर आपको
नंबर दे पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इम्प्रेशन। अब दूसरा पार्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट। तो जब हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, आपको क्लियर है बैरियर पोटेंशियल और डिप्लेशन लेयर के विड्थ दोनों डिक्रीज हो जाते हैं और रिवर्स बायस में दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो बच्चों ये हुए सेक्शन ए के 3 सवाल। वीडियो छोटे छोटे हम रखना चाह रहे हैं। बी पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डज द करंट change as the voltage applied across the PN junction varies from small to very high in reverse bias condition। इसमें बच्चों से क्या गलती हो जाती है वो समझ लीजिए। कुछ बच्चे सोचते हैं थ्योरेटिकली जवाब देना चाहिए, पर जैसे पूछा है हाउ डज द करंट चेंज, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर हम ग्राफ बना दें। तो आप ग्राफ बनाकर बताइए, भले ही फॉरवर्ड बायस की डिटेल इसमें आप छोड़ सकते हैं, पर रिवर्स बायस की डिटेल बताइए कि शुरू में करंट तेजी से बढ़ती है, जब सारे के सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, करंट सैचुरेशन वैल्यू अटेन कर लेती है, सैचुरेटेड हो जाती है, और उसके बाद जब हम वेरी हाई जाते हैं रिवर्स बायस में, तो फिर ब्रेक डाउन होता है। तो उसका डिस्क्रिप्शन ग्राफ के साथ जरूर दें। तो बी पार्ट का आंसर कुछ इस तरह से होगा, फ्रॉम द ग्राफ शोन इट इज क्लियर दैट एज रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड करंट इंक्रीजेस रैपिडली एंड एक्वायर्स सैचुरेशन वैल्यू। ये इस पार्ट की बात की जा रही है। नाउ इफ बायस इज इंक्रीज टू वेरी हाई वैल्यू, इसको आपको हाईलाइट मतलब अंडरलाइन करना है क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली पूछा है। देन ब्रेक डाउन टेक प्लेस, एग्जामिनर को अलग से देखना चाहिए। आइदर ड्यू टू फील्ड एमिशन, ये ब्रेक डाउन फील्ड एमिशन की वजह से होगा। ये एडिशनल डिटेल है, अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो नंबर नहीं कटेंगे आपके। ये एक्स्ट्रा इंप्रेस करने के लिए एग्जामिनर को, आपको पता हो जानकारी हो तभी क्वेश्चन में लिख कर आना है। जैसा अगर आप पहले मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि 12 में से 2 या 3 क्वेश्चन में ये स्ट्रेटेजी हमें लगानी है। सो फील्ड एमिशन कब होगा, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होती है, ये ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में आपको पढ़ाया जाता है। और सेकेंडरी एमिशन कब होगा, जब डोपिंग कंसंट्रेशन लो होती है। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकडाउन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स गेट फ्री, और उसी की वजह से सडन इंक्रीज हो रहा है। ये आप देख रहे हैं सडन इंक्रीज हो रहा है करंट में, करंट एकदम से बढ़ गई है। तो बच्चों ये हुए 3 सवाल सेक्शन 1 के। सेक्शन बी पर हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज ही मैं सारे पार्ट वीडियो के अपलोड करने वाला हूँ बच्चों। थैंक यू।